रघुवर दास बनेंगे झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। 29 को लेंगे रघुवर दास मुख्यमंत्री पद की शपथ। घाटी में सरकार बनाने को लेकर कवायद हुई तेज। राम माधव ने कहा, सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ पहले दौर की बातचीत पूरी। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी विधायक दूत कुमार मंडल का विवादित बयान। कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं का काट लेंगे हाथ। असम में सेना चलाएगी ऑपरेशन ऑल आउट। नरसंहार में मरने वालों की संख्या 83 के पार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया असम का दौरा। और इंडियन मुजाहिदीन ने दी आतंकवादी हमले की धमकी। भारत में गणतंत्र दिवस पर धमाके करने की दी धमकी। Right, you're watching me, RKB on Inside Story on Lemon News। या मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। चैनल का नाम है लेमन न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, अंदर की कहानी क्या है, एक एक चीज़ को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एंड वी ट्राई टू प्रेजेंट all points of view, even the opposing points of view right over here. We try to challenge all the norms. We try to create a paradigm shift in the way people are thinking. I know these sound like big words, but it is the absolute truth. It is not necessary to think exactly the way every other person is thinking. There are lots and lots of points of view which we try to present before you. आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं, और ये हमारे दर्शकों के लिए सवाल है, आपके मुताबिक ये जो 7 महीने 24 मई से लेकर के अब तक के जो रहे नरेंद्र मोदी सरकार के, आपके मुताबिक वो कैसे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी खरे उतरे हैं अपने वायदों पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था मैनिफेस्टो में, अब पूरा करना तो खैर सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की तरफ एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ, ये लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये देश के हित में है, जम्मू एंड कश्मीर के हित में है? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? याद रखें, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये कहा था कि आर्टिकल 370 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम लोग इसको एब्रोगेट करके छोड़ेंगे। ये कहा गया था कि जिन लोगों ने अलगाववादी बातें करी हैं उनके साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये भी कहा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को कभी भी रिपील नहीं किया जाएगा। और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के दोनों पार्टियों ने यह कहा था कि एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हम रिपील करके छोड़ेंगे, नहीं लागू होना चाहिए यहां पे। ऐसा दोनों उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा और मुफ्ती साहब ने भी कहा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दोनों से बातचीत कर रही है। फिलहाल हम सुनते हैं राम माधव जी को सुनते हैं, आरएसएस के राम माधव जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, कि सरकार बनाने हेतु क्या क्या प्रक्रिया चल रही है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में। लेट्स टेक अ लुक। A very preliminary stage, whether we can come together, work together. Once that happens, then all other issues will be discussed. You know, you must remember that we also have a big mandate in this state. We have secured highest number of votes. We have secured second. Right, at the moment, to talk a little bit about that is, of course, the national spokesperson for the Congress Party, Priyanka Chaturvedi. Priyanka ji, namaskar. Namaskar. Welcome to the show. This is Rajiv K. Bajaj from the Inside Story on Lemon News. Great to have you on the show again, ma'am. Thank you so much, Rajiv ji. प्रियंका जी, आप ये बताएं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पीडीपी और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से बातचीत कर रही है सरकार बनाने के लिए। चलिए मानते हैं, मैंडेट 28 सीटें पीडीपी को आई हैं, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम कभी भी ऐसे संगठन से हाथ नहीं मिलाएंगे जिन्होंने अलगाववादी बात की हो, जिन्होंने कश्मीरी आजादी की बात की हो,
जिन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ बात की हो, जिसने ये बात की हो कि आर्टिकल 370 इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि इट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद देम टू एब्रोगेट और विड्रॉ आर्टिकल 370। मैम देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो भी उनकी बात हुई है, आप जी। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में देख लीजिए, जब वो उनको बहुमत से कम वो मिले थे, सीट्स आई थी, जी। तो उन्होंने 2 मिनट भी नहीं सोचा कि वो एनसीपी से सपोर्ट लेकर वो अपनी सरकार का कॉन्फिडेंस मोशन पास करा सकते हैं। वॉइस वोट से किया जी। और उनका साथ लेकर किया, और वो इसके लिए भी ओपन थे कि अगर शिवसेना के साथ इनका टाई अप नहीं होता, ये एनसीपी के साथ भी जाने को तैयार थे पॉलिटिकल कंपल्शंस के अंदर में। जी। तो ये ऐसी पार्टी है जिसकी कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। इसका एक ही प्रिंसिपल है कि किस तरीके से सत्ता में आना। अब आप देखिए, आपने जम्मू एंड कश्मीर में जाकर आप लोगों ने इस तरीके का पोलराइजेशन किया कि आज हम पहली बार देख रहे हैं कि जम्मू ने अलग वोट किया, कश्मीर ने अलग वोट किया, जी। लद्दाख ने अलग वोट किया है। Which is dangerous, ma'am. Which is really and It truly is a dangerous. dangerous trend. Yes. It is a dangerous trend. जी। तो अगर आप जम्मू के रिप्रेजेंटेशन लेकर आप सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर और लद्दाख को आप साइड में रखें। और अगर आप बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम सेंटर में हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा अगर हमें सत्ता में रखेंगे, तो आप एक इनडायरेक्टली आप एक चैलेंज कर रहे हैं जो भी सरकार बने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने, उनको ये बताने में कि क्योंकि हम सेंटर में बॉस हैं, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। जी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके की बेतुकी राजनीति की जा रही है सत्ता में आने के लिए, वो कोई और पार्टी नहीं कर सकता, वो एक नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। प्रियंका और जी, वो यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सवाल आ रहे हैं। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, मुझे यहाँ सामने सवाल भी आ गए। ना। ये है कि पहली बार जो आपने कहा कि भाई जम्मू में लोगों ने वन साइडेड एक तरफ वोट किया है, दूसरी तरफ जहां तक कश्मीर वैली है वहां पर वन साइडेड एक तरफ वोट हुआ है, और भले लोग कहें या ना कहें, लेकिन यहां पर इस चैनल के ऊपर, इस शो के ऊपर हम लोग साफ बात बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड आपने कर दी है कि हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और मुसलमानों ने पीडीपी को एक तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफ और कांग्रेस को एक तरफ वोट दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि यू हैव एक्चुअली पोलराइज्ड a very sensitive, and I can't emphasize that enough, one of the most, possibly the most security sensitive state of the country, which is Jammu and Kashmir. Ma'am. Absolutely. आप एक स्टेट में जाकर आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, वो भी एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है जिसके बॉर्डर से हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी हिस्ट्री हैज नॉट बीन कंफर्टेबल विद जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूजन जो होना चाहिए जम्मू और कश्मीर का, इंडिया से इंक्लूजन होने का जो हमारी कोशिश रही है जब भी सत्ता में रहे हैं, इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हमने काम किया है, हमने रीजनल प्लेयर्स जो वहां पे हैं उनको साथ में लेकर काम किया, क्योंकि इंक्लूजन वाज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन पोलराइजेशन। हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो एक बहुत गिरी हुई राजनीति देखी है हमने, जहाँ पे आप एक तरफ अपने कुछ लोगों से आर्टिकल 370 की बात कराते हैं, दूसरी तरफ आप कुछ और करते हैं, आप फिर कश्मीरी पंडित को उकसाते हैं, फिर वहां पे जाकर कहीं और वोट पाते हैं। कश्मीर में जाकर आप आर्मी का सारा क्रेडिट आप लेते हैं कि आर्मी को जो भी कोर्ट मार्शल हुआ उसका क्रेडिट आप लेते हैं। तो जिस तरीके की हम राजनीति देख रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए हम कुछ भी बोलने को तैयार हैं, कुछ भी वायदे करने को तैयार हैं, भले ही हम उन वायदों को पूरा नहीं करें। और मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है जो जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरी पंडितों को दिलासा दिए, वायदे किए और पूरा नहीं करने की ओर में बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फ्यूचर दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर का अगर इस तरीके की and the Kashmiri Pandits have been marginalized completely. Nobody's even talking about them right now. No one's talking about them. Even the Bharatiya Janata Party is not even talking about them. Because power becomes the central point. For BJP, power has always been the focus point. Now over here, I would like to ask you a personal question. Do you think it is because of immaturity that they are doing this? Because they've just come into power for the first time with so many seats? Or do you think this is a well thought out conspiracy? Because because if it's a well thought out conspiracy, that means it's a very sinister plan to destroy it's a very silly word to say it at the moment, but all the same, it is a very sinister plan to destroy the secular fabric of the country. I will totally go with a well thought out agenda, well thought out plan. Because it is not something we are just seeing in Jammu and Kashmir. हम सारे राज्यों में देख रहे हैं, जो बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट्स हैं उसमें देख रहे हैं। और क्योंकि पहली बार इन लोगों को इस तरीके की मेजॉरिटी मिली है
और आरएसएस अपना एजेंडा पे जुटे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी बांधे हुए हैं। हर स्टेट से हम घर वापसी के प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो एक बहुत ही So what do you think we should do at the moment, ma'am? As far as the Congress is concerned, what is your role going to be? आपकी क्या भूमिका रहेगी अभी, प्रियंका जी? देखिए, हमारी भूमिका तो बहुत स्पष्ट है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे नंबर्स कम हैं, पर आप अगर हमारी फाइट देखेंगे, जिस तरीके से हम पार्लियामेंट में फाइट कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और हम रास्तों पे जाएंगे, हम स्ट्रीट्स पे जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, लोगों ने देखा है, लोगों को चेंज चाहिए था और नरेंद्र मोदी ने चांद सितारे प्रॉमिस किए थे, तो लोगों ने उन पे भरोसा जताया, वोट डाला है। पर ये वोट जिंदगी भर के लिए नहीं है। वो भी जानते हैं कि अगर देश ही एकजुट नहीं रहा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी आप वायदे कर लें, वो पूरे हो ही नहीं सकते अगर देश एक साथ नहीं है। दुरुस्त बात है। जनता भी जानती है और कांग्रेस को इससे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। आखिरकार 129 साल पुरानी पार्टी है, इतने जितने अप्स एंड डाउन्स कांग्रेस ने देखे और किसी ने नहीं देखे। So I think maybe they should learn a little bit from the Congress. Maybe Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah and all the think tank of the BJP should learn a little bit from the Congress. And not just learn. Yes. If they can also give up their power, their arrogance once they come into power, will also probably help them a lot in the long term. But ma'am, democracy has a way of equalizing everything. Absolutely. Whatever democracy throws up. I can just quote one thing. Yes. Cheering crowds of today will be jeering crowds of tomorrow. Absolutely. Jeering crowds of today will be the cheering crowds of tomorrow. Absolutely. That is all I would like to end this show with. Absolutely. Thank you so much, Priyanka ji. Thank you so much. Great pleasure. Great pleasure talking to you. और इस वक्त हम चलते हैं सीधा श्रीनगर, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में। हम चलते हैं सीधा श्रीनगर। इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद अली शाह गिलानी साहब। गिलानी साहब नमस्कार। आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है। अरे भाई जरा आवाज बढ़ाइए। गिलानी साहब अब आवाज आ रही है ठीक? हाँ ठीक है। गिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए, आपने हमारी फोन कॉल ली। गिलानी साहब आपसे जानना चाहेंगे, मेरा नाम राजीव कुंवर बजाज है, मैं लेमन न्यूज से इनसाइड स्टोरी से बोल रहा हूं। आप ये बताएं कि अभी जो चुनाव हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और अभी जो सरकार बनाने की कवायद जारी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? गिलानी साहब। इंतखाबात जो हुए हैं वो हमने मुस्तरद किए हैं जी, इसलिए कि जमहूरियत का तकाजा है। जो हिंदुस्तान जमहूरियत के दावे कर रहा है जी, उनका तकाजा ये है कि भाई सबको बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। दुरुस्त बात है। हमने अगर बायकाट की अपील की थी तो हमको भी लोगों तक पहुंचने का मौका दिया जाना चाहिए था जी, लेकिन 1000 लोगों को जी गिरफ्तार करके जेलों में बंद रखा गया, पुलिस थानों में बंद रखा गया जी, और हमें घर में नजरबंद रखा गया। किसी को लोगों तक पहुंचने का मौका नहीं दिया गया जी। इस बुनियाद पर हम ये इलेक्शन जो हुए हैं जी, इनकी कोई एतबारियत और क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। लेकिन अभी जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आए वोट करने के लिए। चलिए, बॉयकॉट की कॉल आपने दी। लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लाया जाता है जी, वो खुद नहीं आते। आज तो उनको बस पैसों के ये इवज में वोट खरीदे गए हैं। लेकिन गिलानी साहब आप ये बताएं कि आज की तारीख में जो, देखिए आपका खुद का विचार जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में सरकार तो बननी है जम्मू एंड कश्मीर में। अब पीडीपी और बीजेपी, अब आपके मुताबिक जो पीडीपी है मुफ्ती साहब की, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला की तो खैर बहुत कम सीटें आई हैं। पीडीपी की 28 सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की 25 आई हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी एक होकर के अगर सरकार बनाएंगे तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गिलानी साहब वो जरा बताएं। हमें इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये आपस में कौन मिलकर हुकूमत बनाएंगे जी। ये हुकूमत हमारे लिए फौजी छावनी में हुकूमत बन जाए तो असल में फौज का राज है, यहाँ पुलिस का राज है, यहाँ कोई जमहूरी राज नहीं है, कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है। कोई ये जो हुकूमतें बनती हैं वो तो दिल्ली के डिक्टेशन पर काम करती हैं, वो तो फौज के साए तले काम कर रही हैं, उनसे हमें किसी खैर की उम्मीद नहीं है। लेकिन गिलानी साहब 61% वोट पड़ा है, 61%, इतने ज्यादा लोग आए जी। फौज के साए में है ये इलेक्शन हो रहे हैं, इसकी कोई एतबारियत नहीं है हमारे नजदीक। लेकिन जनाब जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसियां हैं उन सब लोगों ने कहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको ये देखना चाहिए जी कि भाई यहाँ 8 लाख फौज है भारत की जी,
और उसने यहाँ चप्पे चप्पे पर कब्जा जमाए रखा है। गिलानी साहब, आप खुद क्या चाहेंगे? अपनी बात सामने रखें। मैं चाहूंगा कि आप, हमारे पूरे देश के जो लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आपको, आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं? हम हिंदुस्तान के फौजी कब्जे से आजादी चाहते हैं और कुछ नहीं जी। हाँ, आप, वी आर अंडर ऑक्यूपेशन एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन। यू आर अंडर द इंडियन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू हाँ, यू। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू यू। और जो आतंकवादी हमले हार्ड हुए हैं, रियलिटी, जो एंड यू पीपल शुड एक्सेप्ट द हार्ड रियलिटी। The hard reality also is, sir, that more than 61% of the Kashmiri उससे people कोई फर्क have नहीं voted. पड़ेगा। फौज के मतलब साथ लोग ये वोट वोट करें ना खरीदे करें, गए हैं। जनाब, लोग बीजेपी को पूछिए कि वो खरबों और अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं जी। हिंदुस्तान में हुकूमत हासिल करने के लिए और कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन गिलानी साहब, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लाखों कश्मीरियों ने वोट दिया है, उसकी आप अहमियत नहीं है आपको? नहीं, हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। और लोगों ने आपके नजदीक हो, हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों ने आपकी बॉयकॉट कॉल को नकार दिया, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ा नहीं, ये तो जरा अजीबोगरीब मसला लगता है मुझे सर। वो आप जो कुछ कहेंगे ना, वो तो आप सब कुछ भारत के मफाद में कहेंगे ना। आप तो भारत के हैं ना, हम तो भारत के फौज के तले हैं, हमें उसी हैसियत से देखना है जी। तो ना आप इस इलेक्शन को मानते हैं, ना इस इलेक्शन रिजल्ट को मानते हैं, और जो सरकार बनने वाली है उसको भी नहीं मानते। गिलानी साहब, I don't think Mr. Gilani wanted to continue with this conversation. I don't think Mr. Gilani wanted to continue with this conversation because it was getting somewhat uncomfortable for him. It was very comfortable for us. जहां तक हम लोगों का सवाल है, सैयद अली शाह गिलानी साहब जो कुछ भी कहें, यहां पर हम लोग बोलने को, उनकी बात सुनाने को तैयार हैं। गिलानी साहब बोलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो, 61% कश्मीरियों ने वोट किया, वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा, वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत सिर्फ एक ही बात है कि भाई फौज वहां पर है। नाउ व्हाई द आर्मी इज देयर, दैट्स अ सेपरेट इशू फॉर डिस्कशन, बट it is not as if the elections were held in the shadow of the gun. It was the elections were held in spite of the terrorist threat. The elections were held in spite of the threat from the terrorists to tell people that, hey, listen, we're going to kill you if you come out and vote. People still came out and voted. Hats off to the people of Jammu and Kashmir. और आप ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार बननी चाहिए? आप लोगों से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके मुताबिक आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी दोनों मिलकर के सरकार बनाएं ताकि कश्मीर वैली और जम्मू रीजन दोनों के दोनों रिप्रेजेंट हो। जहां तक लद्दाख का सवाल है, ऑफ कोर्स लद्दाख आल्सो नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड, बट एज फार एज ऑल ऑफ यू आर कंसर्न्ड, ऑल ऑफ यू वांट दिस टू बी डन। आप हर एक को यह चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बने, या पीडीपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और मुझको ऐसा लगता है कि जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद और नरेंद्र मोदी जी की बातचीत होगी, उस दिन सरकार बन जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद विल बी द चीफ मिनिस्टर, द भारतीय जनता पार्टी विल हैव अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर विल प्रोबेबली हैव अ गवर्नमेंट व्हिच विल एक्चुअली वर्क फॉर द पीपल। आई होप सो, एट लीस्ट आई रियली एंड ट्रूली होप सो। लेट्स टेक अ लुक एट दोस ग्राफिक्स अगेन। लेट्स टेक अ लुक एट दोस ग्राफिक्स। आपके मुताबिक किसकी बनेगी सरकार, आप बताएं। किसकी सरकार बनेगी, आप बताएं। आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने? पीडीपी के साथ सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कोशिश कर रही है, पीडीपी भी कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका है, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका है जो यह चाहता है, क्या चाहता है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाया जाए, दैट यू शुड गो विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसा कहना है एक बहुत बड़े तबके का भारतीय जनता पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ है श्रीनगर से ही नईम खान साहब। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं, आरकेबी बोल रहा हूं, इनसाइड स्टोरी फ्रॉम लेमन न्यूज से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा फोन लिया आज। थैंक यू सो मच। नईम खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। थैंक यू सो मच नईम फॉर टेकिंग आवर कॉल। मुझे मालूम है कि आपके अजीज दोस्त जो हैं शबीर शाह साहब, उनकी शायद अम्मी का इंतकाल हुआ है, उसके बावजूद आपने मेरा फ़ोन कॉल लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, वेलकम। नईम खान साहब, आप ये बताएं कि अभी जो इलेक्शन हुए जम्मू एंड कश्मीर में 61% टर्नआउट हुआ
उसके बाद एक हंग असेंबली आई है, इट्स अ टोटली फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट। आपके मुताबिक आज क्या होना चाहिए विच वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नईम खान साहब बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो यहाँ इलेक्शंस होते हैं ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मतलब हुआ करते हैं जी, और ये 47 से लेकर आज तक होते आए हैं जी, लेकिन जहाँ तक तहरीक का सवाल है, मसले कश्मीर का सवाल है, जी, हम चाहते हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मखासमत है, जी, तनाव है बरसगीर में, हम इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का खात्मा चाहते हैं। जी, वो तभी मुमकिन है जब मसले कश्मीर को लोगों की मर्जी और राय के मुताबिक हल किया जाए। जी, तो हम चाहते हैं, लाजिम है कि हम बरसगीर में अमन चाहते हैं, हम अमन के ख्वाह हैं। हमारे पिछले 20 साल दौर में कोई 1 लाख से ज्यादा नौजवानों का खून हुआ है, जी, खून बहा है, तो हम समझते हैं अमन की अहमियत क्या है। लेकिन नईम खान साहब यहाँ पर आप एक चीज बताएं। आई एम सॉरी, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। आप ये बताएं, जो आप फिगर्स बता रहे हैं वो ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत लोग मारे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप ये बताएं, इसके ऊपर जरा भी डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इज नोबडी डिस्कसिंग दैट एक्सेप्ट अस? हम ही लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई आखिरकार अगर आपको कश्मीर को इंटीग्रेट करना है बाकी देश के साथ, या जो भी आपको सोल्यूशन निकालना है जम्मू एंड कश्मीर का, आपको यह जरूरी है इसके ऊपर डिस्कशन करना कि जो वायलेंस वहां हुई है, जितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से, उसका क्या? नईम खान साहब आप ये बताएं, ये डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया इन इलेक्शंस को पेश कर रहा है कि दिस इज वोट इन फेवर ऑफ इंडिया, वो बात नहीं है। बुनियादी तौर पर ये पानी, बिजली और सड़क के लिए मामलात के हवाले से है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ स्टेट में भी स्टेबिलिटी हो, हम भी चाहते हैं कि मसले कश्मीर का हल हो, हम भी चाहते हैं कि खून खराबा का खात्मा हो, हम भी नहीं चाहते हैं कि अमन दरहम बरहम हो, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करेंगे। बदकिस्मती से जो लोग इलेक्शन में, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उन्होंने लोगों की पार्टिसिपेशन को उनको पॉजिटिव लेना चाहिए था कि एटलीस्ट लोग एक स्टेबल हुकूमत चाहते हैं, लेकिन वो इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये वोट इन फेवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या इन फेवर ऑफ इंटीग्रेशन विद इंडिया है, जो कि हकीकत नहीं है। No, that's a separate issue altogether, because that's a view which is represented by practically 100% of the Indian media. However, what I would like to know from you is this is your view that as far as this election is concerned, it is only for the local administration कि बिजली, पानी, सड़क, जॉब्स, इंडस्ट्री वगैरह 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 किस किस्म से चले। जो बुनियादी सवाल है वो अभी भी that still has to be answered. That's what you are essentially saying. लेकिन अगर उस बुनियादी सवाल को परे रखें एक मिनट के लिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो यंग लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो युवा पीढ़ी है जम्मू एंड कश्मीर की, भाई उसकी क्या गलती है? आज की तारीख में क्या आप नहीं चाहेंगे कि वहां पर आईटी पार्क्स हों, वहां पर बड़े बड़े मॉल्स हों, वहां पर सुपरमार्केट्स खुलें, वहां पर मल्टीप्लेक्सेस खुलें, लोगों को नौकरियां मिलें, लोग जो हैं पूरी दुनिया के साथ मिलकर के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करें? नईम खान साहब, मैं भी, हम सभी लोग 21वीं सदी में चाहते हैं कि अमन कायम हो, हमारे नौजवान जो हैं दुनिया के कम्पीट करे दुनिया के बाकी हिस्सों के नौजवानों के साथ। जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट के लिए लाजिम है अमन, डेवलपमेंट के लिए लाजिम है इन्वेस्टमेंट। लोग इन्वेस्टमेंट कश्मीर में नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे नो कश्मीर स्टैंड्स ऑन एन वॉल्केनो। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान माजी में 3 जंगें हुई हैं और अब भी जंग के जो खतरात हैं दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान वो मंडला रहे हैं। तभी हम भी चाहते हैं कि हमारे नौजवान के हाथ में बंदूक ना हो, हमारे नौजवान के हाथ में लैपटॉप हो, इंटरनेट के जरिए वो दुनिया के जो अमन के हवाले से, दुनिया की तरक्की के हवाले से, हम भी चाहते हैं हमारी नई नस्ल जो है वो उसमें शराकतदार बने। लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप बुनियादी मसले को एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन नईम खान साहब, वो बुनियादी मसला वो तो शायद आपके जहन में है, लेकिन जहां तक जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो बच्चा अभी 1993 में, 1993 में या 1995 में पैदा हुआ, वो अभी 20 साल का हो गया है। क्या देखा उस बेचारे ने? अब जाकर के मुझे ऐसा लगता है, ये आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, और जो विजन मैंने आपके सामने रखा है कि भाई 21वीं सदी में कश्मीर को डेवलप करके
जितने भी कश्मीरी बच्चे हैं उनको वही सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के बाकी शहरों में होने चाहिए। आफ्टर ऑल, व्हाई कांट श्रीनगर बी लाइक दिल्ली, व्हाई कांट श्रीनगर बी लाइक बॉम्बे, दैट इज मुंबई, व्हाई कांट श्रीनगर बी लाइक बैंगलोर? आफ्टर ऑल, बैंगलोर इज कंसिडर्ड द आईटी हब ऑफ साउथ एशिया, व्हाई कांट श्रीनगर बी समवॉट सिमिलर? व्हाई डू यू वांट टू डिप्राइव योर चिल्ड्रन ऑफ दैट? आखिरकार आप अपने बच्चों को उससे परे क्यों रखना चाहते हैं नईम खान साहब? ये सवाल आपको चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को पूछें, एनडीए वालों को पूछें और यूपीए वालों को पूछें कि क्यों ऐसा हो रहा है कश्मीर के साथ, क्यों नहीं वो मसले कश्मीर को हल कर रहे हैं, क्यों मसले ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गैर यकीन, सियासी गैर यकीनियत की तलवार हमारी नए नौजवानों के सर के ऊपर क्यों मंडला रही है? ये सवाल आप उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं इस मसले कश्मीर को क्यों नहीं वो एड्रेस करते, वो हिम्मत और जुर्रत पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी अवाम को वो सही बात बताएं। लेकिन जनाब वो आखिरकार तो करना ही पड़ेगा। चाहते हैं, हम अमन भी चाहते हैं, तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं सबसे बड़ी रुकावट है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। लेट देम फर्स्ट एड्रेस द पॉलिटिकल एस्पिरेशन। नईम खान साहब, वो तो आखिर में जो भी बुनियादी चीज होगी वो आखिर में ऊपर आती है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। आप जो मर्जी कर लें, मेरा तो ये मानना है, आप पिछले 100 साल का 2 साल का आप इतिहास देख लें, आपको हमेशा यही दिखेगा कि जो बुनियादी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बट डू यू थिंक the youth of Kashmir today is at all enamored of the movement which was there in the 80s, in the 80s and the early 90s? क्या आज की तारीख में आज का जो कश्मीरी यूथ है, do you think it is looking forward to people like you, to people like Shabir Shah, or to say Sayyid Ali Shah Gilani and people like that? Janab? Yes, we are confident enough that the next generation is following the real resistance leadership like Sayyid Ali Shah Gilani, Shabir Shah और नईम खान और others. अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, let them hold a free and fair referendum. अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि कश्मीर की नहीं कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ हैं तो वो रेफरेंडम से क्यों घबराते हैं? लेकिन जनाब जो रेफरेंडम है वो हिंदुस्तान के संविधान के तहत तो हुआ है। You have to swear on the Indian Constitution before you are allowed to contest. So people have sworn. You are misleading your own people. अभी तक यहाँ कोई रेफरेंडम नहीं हुआ. Election is no referendum. There are United Nations resolutions जो कहते हैं these elections are for local administration. They have no bearing on the final settlement of the Kashmir dispute. And in your opinion, the final settlement of the Kashmir issue will be what? नईम खान साहब बताएं। ये हिंदुस्तान के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर होगा और हिंदुस्तान के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होगा। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका क्या होगा आपके मुताबिक? हाँ, जब हम कश्मीर की बात करते हैं वी टॉक ऑफ pre-47 geographical portion of Kashmir which includes Indian administered Kashmir as well as Pakistani administered Kashmir. So what is it that you want at the moment? I know there has been a demand for a long time for an autonomous region and so on and so forth. Do you want complete independence? What is it that you want? Yes, they want independence, they want end to military occupation, they want to end to political uncertainty. लेकिन नईम खान साहब, you know pretty well that that's not going to happen. You are not going to get independence. एक बात मेरी याद रखें. Why can't it happen? It happened in South Sudan. During this century, it happened in East Timor. ये आप अपने लोगों को गलत बात क्यों कह रहे हैं कि बॉर्डर चेंज नहीं होंगे 21वीं सदी? 21वीं सदी में साउथ सुडान में बॉर्डर तब्दील हुई, ईस्ट तिमोर में बॉर्डर तब्दील हुई. India is neither Sudan nor Timor. Please remember that. India is neither Timor nor Sudan. हिंदुस्तान है और unless and until, let's be very clear. बदकिस्मती है. This is the obstinacy which is the biggest hurdle for peace in South Asia. Okay, forget about India. India has to leave this obstinacy. India has one final question. Bitter realities on ground. All right, no problem. The point taken. But what I'm asking you is this: do you think, as far as India is concerned, चलिए हिंदुस्तान को तो आप फिर भी मना लेंगे. Do you think the Pakistanis will allow you even a semblance of autonomy? Forget about independence. नईम खान साहब, मैं कहता हूं, चूंकि एक आजादी की तहरीक चल रही है, आपने देखा पिछले 66 वर्षों से
हिंदुस्तान ने भी नहीं चाहा कि कश्मीर को में यहाँ रेफरेंडम कराया जाए, कश्मीर की राय का एहतराम हो, या पाकिस्तान ने भी नहीं चाहा। जी तभी तो अनसर्टेनिटी है, तभी गैर यकीनियत। आप जैसे कह रहे हैं कि नई पीढ़ी नहीं है। So you are 2008 sandwiched? की एजिटेशन आपने देखी, 2009 और 2010, उसमें सबसे ज्यादा जो सड़कों पर लोग थे वो नई पीढ़ी थी। इसलिए हम कहते हैं हम भी अपनी नई पीढ़ी को कुर्बान नहीं करना चाहते हैं। हम भी अपनी नई पीढ़ी को दुनिया की तरक्की के हवाले से चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करे। वो तभी मुमकिन है जब हिंदुस्तान थोड़ा सा रियलिटी को तस्लीम करे। हिंदुस्तान जब इस स्टारक रियलिटी को तस्लीम करे कि मिलिट्री ऑक्यूपेशन से पिछले 66 बरसों में कोई हल कश्मीर का नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल हो। हिंदुस्तान की जो भी सियासी पार्टियां हैं, पार्लियामेंट है, गुड सेंस प्रिवेल होकर वो खुले दिल से टेबल पर आ जाएं और कश्मीर की रियल रेजिस्टेंस लीडरशिप के साथ बात करें। as far as this government is concerned, it has no relevance for you. As far as the PDP, BJP government is concerned, or the BJP NC government, or the BJP whatever government, or the PDP whatever government is concerned, that does not have a relevance where you are concerned. हमारे लिए चाहे पीडीपी हो या एनसी हो, वो सभी दिल्ली के खाकों में रंग भर रहे हैं। वो स्टूजेस हैं, वो हमेशा वही काम। वो हम समझते हैं कि बहरहाल अगर मसले कश्मीर का हल करना है तब रेजिस्टेंस लीडरशिप से बात करनी होगी। Resistance leadership. I love the way you. I really love that. मसले कश्मीर को हल Who do नहीं you कर think you are, सकते। Mr. Naeem Khan? I really love the way you style yourself as the resistance leadership. Right. So you're the new Che Guevara. Wonderful. It's been great talking to you. That was the separatist view. That was the different view. You've been hearing views from only the PDP, the BJP, the Congress, and the NC. On this channel, you hear every view. We bring every view right across to all our viewers. Mr. Naeem Khan, great pleasure talking to you, and thank you once again for the fact that you joined us, even though it's been a very, very sad occasion, even personally for you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Right. Time for us to take a break. You heard them. You heard Sayyid Ali Shah Gilani, and you also heard Naeem Khan. He calls himself what? You must talk to the resistance. Les Resistants. Remember the French Revolution, the resistance against the Nazis, Che Guevara, Fidel Castro. Oh man, I really thought all these guys had been buried under the collapse of the Berlin Wall. But they're still there. They're still there in Srinagar. And remember, you heard it right here first on the Inside Story with me, RKB, only on Lemon News. याद रखें, सिर्फ Lemon News के ऊपर ही आपको एक एक विचार सामने देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। एक एक बात आपके सामने रखी जाती है और आपको सुनने को मिलती है। Only here. Time for us to take a break. Time for us to take a very, very short break. When we come back, we will talk about Mr. Modi's report card. That's after the break. Don't go away. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. नशे के खिलाफ सबसे पहले लेमन न्यूज ने उठाई आवाज। समाज सेवक, नगर सेवक, पुलिस, सेलिब्रिटी सबका मिल रहा है प्रतिसाद। ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए।
Right, welcome back. Welcome back. You're watching me, RKB, that is Rajiv K. Bajaj on Inside Story. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं मुझको इनसाइड स्टोरी पर, लेमन न्यूज़ पर। जी हाँ, आप देख रहे हैं मुझको लेमन न्यूज़ पर। And of course, we are talking about the report card of the Narendra Modi government. Why are we talking about it? We are talking about it because the 25th of December was designated Good Governance Day. जी हाँ, और उसी के बारे में बात करने के लिए अपनी ही सरकार के बारे में, जिस सरकार के वो हिस्से हैं, यानी जिस पार्टी के अब वो हिस्से अभी सरकार में नहीं आए, दुखद बात है, हमारे लिए दुखद बात है, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम सब लोग चाह रहे हैं कि गोपाल शेट्टी जी जल्द से जल्द मंत्री बने केंद्र में। लेकिन अपनी ही सरकार के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं गोपाल शेट्टी साहब। गोपाल शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार बजाज जी। नमस्कार। गोपाल शेट्टी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपके खुद के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पे, अगर मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ना होते, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना होते, तो नरेंद्र मोदी के ये जो 7 महीने हैं उनको आप किस नजर से देखते, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। गोपाल शेट्टी जी। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, इसलिए उनको 100% मार्क देता हूँ जी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं होता तो मैं उनको 200% देता था। 200%? क्या बात है। 200%। हाँ जी। क्योंकि ऐसा क्यों, ये बताएं, ऐसा क्यों बताएं। ऐसा इसलिए कि मैं अगर उनको 200% डायरेक्ट देता हूँ तो लोगों को लगेगा तो उसी के पार्टी के, इसलिए 200% दे रहे हैं। जी, अब ये बताएं कि ऐसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा इन 7 महीनों में क्या किया है जिससे कि पूरा देश प्रोत्साहित हुआ हो, उत्साहित हुआ हो, जिससे पूरे देश में एक उत्साह की लहर दौड़ी हो। आप ये बताएं कि क्या ऐसा किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिससे आपको लगता है कि नागरिकों को, आम नागरिकों को, जो गैर भारतीय जनता पार्टी लोग हैं, उन सब लोगों को इनको 200% मार्क्स देने चाहिए। बताएं। इसका उत्तर आपके प्रश्न में ही है जी। इसका उत्तर आपके प्रश्न में है, क्योंकि आपने पूछा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं होते तो कितना % देते थे जी। हाँ, क्योंकि आप जनरल अगर मुझसे पूछते तो लोग बोल रहे हैं 50%, 7%, कोई 80%, पब्लिक 80% बोल रही है, कांग्रेस वाले 50% बोल रहे हैं, तो आप कितना % बोलते हो? तो मैं बोलता हूँ मैं 100% देता हूँ जी। लेकिन आप ये बताएं, आपके मुताबिक, सर आपके मुताबिक, गोपाल शेट्टी साहब प्रश्न सुन लें, आपके मुताबिक इन 7 महीनों में नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है सन 2014 में? क्योंकि सन 2015 आने वाला है। 2014 में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है आपके मुताबिक, बाकी बहुत उपलब्धियां होंगी जो आपकी फहरिस्त में होंगी, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोगों को एक स्वाभिमान प्राप्त करके दिया उन्होंने जी। ये मुझे लगता है किसी भी काम से बहुत बड़ा इसका कीमत होता है जी। हाँ, किसी भी, मतलब हर भारतीय को, नागरिकों को लगना कि भाई हमारा भी कोई जगह है दुनिया के नक्शा में, वो मोदी जी ने करके दिखाया जी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? बाकी सारे डेवलपमेंट, ये वो, अमुक तो सब मिलना ही है, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके पास स्वाभिमान नहीं है तो सब कुछ मिलना कोई मतलब मायना नहीं रखता है। ये बात गोपाल शेट्टी साहब की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। हमारे दर्शक भी इसके साथ, आपके साथ बिल्कुल सहमत हैं कि भाई जिस प्रकार मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका स्वागत हुआ, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा स्वागत हुआ, इतना भीड़ भड़का लग गया, जैसे रॉक स्टार्स के लिए होता है, जैसे किसी फिल्म स्टार्स के लिए भी नहीं होता, इतनी ज्यादा भीड़ लगी नरेंद्र मोदी के लिए। G20 समिट में अलग अलग देशों के जितने प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सब लोग मिलना चाहते थे नरेंद्र मोदी से कि भाई भारत में, मैं एक बात तो हम लोग भी मानते हैं कि भारत में एक बार फिर दिलचस्पी जागी है बिजनेस कम्युनिटी में, इन्वेस्टमेंट को लेकर के। लेकिन यहां पर गोपाल शेट्टी साहब, जो निर्णय हमें चाहिए थे मुंबई को लेकर के, रियल एस्टेट डेवलपमेंट को लेकर के, कि भाई जल्द से जल्द निर्णय होंगे, वो कब आएंगे, वो जरा बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले बजट के पहले ये सब हो जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार भी इसके पीछे लगी हुई है जी, और केंद्र सरकार भी उसके बारे में कामकाज कर रही है जी। ये सारे उपलब्धियों के साथ में आपने एक चीज को बताने, जो मैंने भी आपको बताना चाहूंगा जी। बताइए। जो अमेरिका मोदी जी को इतने साल वीजा देने से रोक रही थी जी, वो यूएस का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट 26 तारीख को देश में आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बाहर भारतीय नागरिक का सीना गदगदाएगा 26 तारीख के दिन जी। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है ना। ये 7 महीने में मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ कि ये सारी उपलब्धि है जी। लेकिन आपको आने वाले दिनों में और उपलब्धियां देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि जान के मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत सीधा बोलते हैं और साफ बोलते हैं। गोपाल शेट्टी साहब,
आप जब अपने ही वोटर्स के पास, मतदाताओं के पास अभी जब जाएंगे तो उनसे आप क्या कहेंगे कि भाई मैं पार्लियामेंट में था, मैं आप लोगों के लिए मैंने इस प्रकार लड़ाई की, क्या कहेंगे आप? मेरे बारे में अगर उत्तर मुंबई के लोगों को बताना हो जी, तो हमारा ये सीओडी का जो डिफेंस लैंड का मामला गए 5 साल से बंद पड़ा हुआ है, डेवलपमेंट सारा बंद पड़ा हुआ है। जी जी, लोगों का घर टूट गया, लोग शिफ्ट हो गए जी। कांग्रेस की सरकार चुनाव के दिनों में भी कर नहीं पाई, संजय निरुपम जी कर नहीं पाए जी। वो हमने ये 6 महीने में क्लियर कर दिया जी। परिकर जी अभी 30 तारीख के पहले आ जाएंगे मुंबई और वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जी। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, बहुत बड़ी, that is huge. I mean, उसके बारे में तो कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकती, but that is a huge achievement because ये this matter was lying pending for how long? 15 साल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 10 के 15 साल से। 15 साल से, नहीं 5 साल से पड़ा था, 5 साल से था जी। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात जानना चाहता हूँ, मुंबई के सबर्बन ट्रेन में हर साल 3,500 लोग गिरकर कटकर मरते हैं जी, और उससे ज्यादा इंजर्ड होते हैं। दुरुस्त बात है। मैंने वादा किया था लोगों को कि ये संख्या मुझे कम करना है करके जी, और आपको देखेंगे जनवरी के 15 दूसरे वीक के पहले ही रेलवे में डोर क्लोजर का हम ट्रायल ले रहे हैं जी। अगर ये रेलवे में डोर क्लोजर हो जाता है जी तो बजाज साहब साल के 3,000 लोग, 3,000 की क्या कीमत होती है साहब? दुरुस्त बात है, मतलब हर रोज के 10 हम लोग लड़ते हैं। हाँ, जैन लोग इतने सारे बाकी सिर्फ पशुओं के लिए लड़ते हैं, उनका स्वागत है, उनको धन्यवाद है, लेकिन मानव जीवी 3,500 लोग गिरकर कटकर मरते हैं, किसी का हाथ चला जाता है, इंजर्ड होता है, वो तो संख्या अलग है जी। तो साहब ये एक अगर हो जाता तो मुंबई के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, डोर क्लोजर अगर हम सब रेलवे में। गोपाल शेट्टी साहब, आपको साधुवाद, आपको आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जहां तक के लोकल ट्रेन का सवाल है, सबअर्बन रेलवे नेटवर्क का सवाल है, इस विषय के ऊपर सिर्फ एक ही बार मैंने शो किया बहुत साल पहले, और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं अपने दर्शकों से, 10 साल पहले की बात है। लेकिन जो बात आपने कही, 3,000 लोग, 3 से 3,500 लोग, यानी 10 एवरी डे वी आर लुकिंग एट 10 ना। कोई युद्ध में भी मरते नहीं है, कोई युद्ध में भी इतने मरते नहीं है, युद्ध में भी आतंकवाद से कोई इतना नहीं मरता है, मतलब इतना नहीं मरता है जी। मतलब दिस इज अमेजिंग। लेकिन वो जो डोर क्लोजर का जो मैटर है, जहां तक सबअर्बन रेल नेटवर्क का प्रश्न है, उसमें शायद वेंटिलेशन को लेकर के शायद अभी टेस्ट चल रहे हैं, जहां तक मैं जो जानकारी अभी तक उपलब्ध हुई है उसके मुताबिक। तो आपके मुताबिक वो 15 जनवरी तक वो सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे? टेस्ट कंप्लीट होकर हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर टेस्ट सक्सेस हो जाता है ये बजट में ही मैं बड़े पैमाने पे पैसे का प्रोविजन करने के लिए कहूंगा, और वार फुटिंग में हम ये डोर क्लोजर लगा देंगे ताकि लोगों का जान माल का रक्षा हो। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब, डोर क्लोजर तो आप लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उतने ही लोग कम हो जाएंगे ट्रेन में, इसका मतलब आपको ज्यादा ट्रेन चलानी पड़ेगी। तो उस विषय में कोई बात हुई है आपकी, प्रभु जी से कोई बात हुई है उसके बारे में? वो भी हो रहा है जी। अभी देखिए मेट्रो 2 का हम चालू करेंगे तो इससे थोड़ा वेस्टर्न और सेंट्रल पे लोड कम हो जाएगा जी। मेट्रो का हम रिंग रूट कर रहे हैं, पूरा थाना से पूरा कोलाबा तक रिंग रूट कर रहे हैं जी, ये हम कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर भी मेरे मन में एक डबल डेकर का भी है जी, अगर वो भी हो जाता है तो ये सब लॉन्ग टर्म का है। right. हाँ, ये कॉरिडोर का भी जो पिछले सरकार ने बहुत बड़ा पैमाने पे खर्चा आएगा इसलिए उसको ड्रॉप किया है जी, तो मैंने फिर से उसको रीओपन किया है कि भाई ये करो, खर्चा तो देखिए लोगों को करना ही है, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन कोई प्रोजेक्ट को छोड़कर तो चलेगा नहीं क्योंकि करना ही है। और आखिर में क्योंकि इस वक्त विजुअल चल रहे थे, आपकी तो तस्वीर है ही, लेकिन साथ में और भी विजुअल चल रहे थे स्वच्छता अभियान के, उस विषय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं जान करके अपने दर्शकों से मैं माफी चाहता हूं, गोपाल शेट्टी जी आप जरा मेरी बात सुने 30 सेकंड के लिए, कि मैं जान करके धर्म परिवर्तन, घर वापसी, इसके बारे में मैं जान करके बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो निरर्थक बातें हैं, वो जो होगा सो होगा, वो बात की बात है। लेकिन जहां तक स्वच्छता अभियान का प्रश्न है, क्योंकि वो सारी बातें आपके कांग्रेस के प्रतिद्वंदी करेंगे, इसलिए मैं जान के आपसे विकास की बातें कर रहा हूं। जो स्वच्छता अभियान है उसको लेकर के आपके मुताबिक आप कितने सफल हुए हैं वो जरा बताएं। मैं मेरे बारे में बताऊं तो देखिए, मैं जब नगर चौक से लेकर आमदार तक जो मैंने काम किया जी, तो बोरीवली के बारे में मैं नहीं, मेरे पार्टी के नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग आपको कहेंगे जी, बोरीवली में स्वच्छता के बारे में। मुद्दा नंबर 1, क्या बात है? मुद्दा नंबर 2 जी, जैसा आपने पूछा मोदी जी का 7 महीने का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, तो मैंने 2-3 बातें बताई, वो आपको सही लगा कि ये सही है जी। लेकिन मैं फिर एक बार बताऊंगा, भारतीय संस्कृति का प्रतीक स्वच्छता
जी, इसको कांग्रेस ने लगभग भुला दिया था, लोगों को लगता ही नहीं था। लोग अमेरिका जाकर आते थे और बोलते थे अमेरिका में ऐसा है ना, अमेरिका में वैसा है, लेकिन अपने देश में ऐसा होना चाहिए, इसके लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया जी, जो मोदी जी ने किया। जी, आपने बताया कि आप बहुत खुलकर बताते हो। जिस कॉर्पोरेशन में मैंने 15 साल काम किया, जी हाँ, हमारे बीजेपी शिवसेना की वहाँ पर सरकार है, जी, सिर्फ टेंडर निकालना, कॉन्ट्रैक्टर को काम देना, इसके आगे हम लोग कभी बढ़े नहीं साहब। लोगों में जागृति ला नहीं पाए। मैं माफी चाहूंगा जी, ये हम कर नहीं पाए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। वंडरफुल। लेकिन आप ये बताएं, लेकिन गोपाल शेट्टी साहब, आखिरी सवाल, आप ये बताएं कि स्वच्छता अभियान को लेकर के वास्तविक रिजल्ट्स जो हैं, ऑन द ग्राउंड रिजल्ट्स जो हैं, वो कब देखने को मिलेंगे? जैसे ही कोई भी शख्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर लैंड करता है और वो बाहर निकलता है, उसके नाक में जो मुंबई की जो खुशबुएं आज की तारीख में आती हैं, वो वास्तविक खुशबू कब बनेगी, ये जरा बताएं। देखिए, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा इसमें जी। कल अटल जी के जन्म दिवस का अवसर भी मैंने बताया लोगों को कि रेलवे स्टेशन पर हम लोग झाड़ू बाड़ू मार रहे हैं, तो ठीक है, एक काम है, इसको हम कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में अगर मुंबई को हमको स्वच्छ करना है जी, तो हर पार्टी के कार्यकर्ता ने जितनी अपनी ताकत है उतना एक एरिया पकड़कर कंटिन्यूअस उसको प्रोसेस में रखना चाहिए कि ये इतना एरिया मैं साफ रखूंगा जी, और ये मैं कर रहा हूं मेरे पार्टी। लेकिन इसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे? आई एम सॉरी, आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस गोपाल शेट्टी साहब, क्योंकि देखिए जो बात मेरी बात सुन लें, जो बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है और महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के जो उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, मेरी समझ में भारत के लिए इससे ज्यादा बड़ी क्रांति और कोई नहीं हो सकती। ये इनकलाब है अगर वास्तविकता में सफल हो जाए, और वो सफल तभी होगा अगर हर देशवासी, हर नागरिक उसको अपना मिशन समझ करके उसको आगे बढ़ाए। अब इसमें स्वच्छता अभियान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप झाड़ू लेकर के साफ करें। यहां पर जो बीएमसी की आपने बात करी, मैं सॉरी उसके ऊपर आ रहा हूं, बीएमसी में आपने 15 साल काम किया है। आप ये बताएं गोपाल शेट्टी साहब, कई जगह ऐसी है बीएमसी के पास भी ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का जो मैप है वो खो गया है। आप ये बताएं उसको लेकर के आप क्या करेंगे गोपाल शेट्टी साहब? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा आपने बताया कि इस अभियान में सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं जी। आपने पूछा कि ये सफल कैसे होगा? ये सफल हो सकता है कि आपका घर साफ है जी, मेरा घर साफ है जी, हर भारत के जितने भी नागरिक है सब अपना घर साफ रखते हैं जी। वो इसलिए रखते हैं कि उनको मालूम है कि घर मेरा है। दुरुस्त बात। तो हमको नागरिक के दिमाग में इस बात को डालना पड़ेगा कि आपका घर ही आपका नहीं है, पूरा देश आपका है, पूरा परिसर आपका है जी। और ये अभी लगने लगा धीरे धीरे लोगों को जी, और जब तक उनके दिमाग में पूरा उतर जाएगा ये पूरा मेरा ही है, पूरा देश मेरा है, मेरा परिसर मेरा है, तब लोग गंदगी नहीं करेंगे। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब, गोपाल शेट्टी साहब, ये तो कहने की बातें हैं। मेरा ये कहना है कि आदमी दुबई एयरपोर्ट से जब हिंदुस्तान में लैंड करता है, सिंगापुर से जब यहां पर आता है, वहां पर थूकता नहीं है, वहां पर सड़क पे गंदगी नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है उसके साथ क्या होने वाला है। यहां पर लैंड बाद में करता है और सबसे पहले रनवे पे थूकता है। मुझे आप ये बताएं कि उसमें बदलाव कैसे आएगा, वो जरा बताएं। मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से आ सकता है इसमें बदलाव जी। बताएं। एक तो कायदा बनाकर बदलाव लाओ, जिसका मैं समर्थन में नहीं हूँ जी। जन जागृति करके आ सकता है, जन जागृति करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा स्वाभाविक है, थोड़ा समय लगेगा जी, लेकिन होगा ये। आपके मुताबिक ये होगा? 100% होगा। 100%। देखें एजुकेशन हमारे देश में बढ़ रहा है कि नहीं जी। मेरे पिताजी इतने पढ़े नहीं थे, उनसे ज्यादा मैं पढ़ पाया, मेरे से ज्यादा मेरा बच्चा पढ़ पाया जी, उसका बच्चा भी उससे ज्यादा पढ़ेगा। तो ये इतने साल के प्रोसेस में सारा हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है जी। वैसा ही ये भी होगा साहब, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब, स्वच्छता सिर्फ फिजिकल स्वच्छता नहीं होती, मानसिक स्वच्छता भी होती है। मानसिक, ये मेरा मन की बात आपने बताया कि हमारे मन में बहुत सारे कचरे घुसे भरे पड़े हैं, उसको साफ करना पड़ेगा। पहले मैंने बताया भी था एक जगह पे भाषण में जी, जमीन के कचरे को तो साफ करना ही है, लेकिन मन का कचरा जब तक हम साफ नहीं करते हैं जी। अब ये बीजेपी वालों को कांग्रेस के ऊपर गुस्सा, कांग्रेस वालों को बीजेपी के ऊपर गुस्सा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले एक दूसरे के ऊपर जितना पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा नहीं उतना अपने देश के लोगों के ऊपर गुस्सा है, इसको निकालना पड़ेगा जी। लेकिन आखिर में गोपाल शेट्टी साहब, आप ये भी बताएं, सॉरी मैं बार बार आखिर में बोल रहा हूं, उसके बाद उसी में से कोई नया सवाल निकल आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप अभी मिले हैं, दिल्ली से वापस आए, फिर भी आपसे आपके टॉक शो में आऊंगा, एक जनरल टॉक शो रखिए, आधा घंटे का मैं आऊंगा। बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे वाराणसी हो गया, बनारस हो गया, नरेंद्र मोदी जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अलावा हरिद्वार हो गया, इसके अलावा अपना वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी ना जाने कितने तीर्थ स्थान हैं, शिरडी हो गया, शनि शिंगणापुर हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम अपने तीर्थों को भी साफ नहीं रख पाते। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो मतलब ये स्वच्छता अभियान जो है, चलिए आपने अपने घर में शुरू किया, आसपास शुरू किया, आदमी जब तीर्थ पे भी जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ गंदगी का सामना करना पड़ता है। उस विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सही मुद्दा उठाया आपने जी, और इसके बारे में मैं मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कल एक पत्र लिखूंगा जी। उदाहरण के तौर पर शिरडी साईं बाबा के मंदिर में कितने पैसे आते हैं जी, भगवान के सभी उधर सब सोना और चांदी का सब वो करते हैं और बाहर इतना गंदगी है, ये बात आपका बहुत सही है जी। तो हम चाहेंगे कि संस्थान के लोगों को एक अमुक किलोमीटर का रेडियस इनके ऊपर डाल देना पड़ेगा, भाई आप ऐसा इससे ठीक ठाक करो करके। दुरुस्त बात है, बिल्कुल। हाँ, ऐसा सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। आप पैसे जमा करते हो, भगवान को सोने का मुकुट चढ़ा देते हो, ये करते हो, वो भी करिए, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन बाहर इतनी गंदगी जी, और ये करना पड़ेगा साहब। लेकिन गोपाल शेट्टी साहब, आपने पहले ये किया है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, आप लोग पहले ये कर चुके हैं। बीएमसी का जहां तक प्रश्न है, जहां पर आप थे बीएमसी में, वहां पर अलग अलग होटल्स हो गए, जैसे लीला हो गया, जैसे हॉलिडे इन हो गया, बाकी सब लोग हो गए, उनको आपने एरिया दिया है, वहां पे गार्डन्स बनाए गए हैं, इतने खूबसूरत पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं, इतने खूबसूरत डिवाइडर्स बनाए गए हैं। वही चीज हर तीर्थ स्थान को लेकर के क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज की तारीख में गोपाल शेट्टी साहब, पूरी बात सुन लें। सबसे पहले गणपति विसर्जन का सीधा प्रसारण हम लोगों ने शुरू किया, उसके पहले कभी नहीं होता था। गणपति विसर्जन का, और वहां पर मतलब गिरगाम चौपाटी पर तकरीबन मतलब कम से कम नहीं तो 25 से 75 लाख लोग आते हैं। मेरा यह कहना है कि पूरी दुनिया में लोग जाते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स देखने के लिए। एडिनबरा फेस्टिवल देखने को जाते हैं, रियो डी जेनेरो में कार्निवल देखने को जाते हैं, वेटिकन सिटी के अंदर जो क्रिसमस होता है उसके लिए पता नहीं कितने लोगों की भीड़ आती है। यहां पर तो यू गेट 6.5 मिलियन पीपल हियर। आप मुझे बताइए, और जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, सब लोगों से जहां से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज आज मुंबई शहर में 10 गुना ज्यादा हो जाएगा अगर मुंबई शहर में सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल हों और मुंबई शहर साफ हो। आज की तारीख में मुंबई कैन बिकम द बिगेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाई डोंट वी डू दैट? बिकॉज हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं, उनको इंटरनेशनली हम लोग मार्केट क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खराब है। गोपाल शेट्टी साहब, उस विषय में क्या करने वाले हैं आप बताएं? मैं आपके बात से सहमत हूँ। इतना सारा पैसा हमारे कॉर्पोरेशन में भी 21,000 करोड़ का बजट है जी। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी जी जितना काम होना चाहिए इतना नहीं होता। मैं आपको बहुत खुल कर बताता हूँ ना, मैं इसके बारे में डिबेट कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ। तो ये ऑफिसर लोग जो मस्ती करते हैं उनको ठिकाने पर लाना, ये हमारा काम है। दुरुस्त बात, बिल्कुल। हमारी सत्ता है, मैं तो कभी मानता ही नहीं हूँ, हमारी सत्ता है तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिलना चाहिए जी। हमारी सत्ता की वजह से लोगों को अगर परेशानी होती है तो उसके खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा जी। तो इस विषय में आप क्या करने वाले हैं सर? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि गिरगाम चौपाटी से जब हम लोग सीधा प्रसारण कर रहे थे तो हमारे साथ विलासराव जी आए, बाकी सब लोग आए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। आपसे जानना चाहता हूं कि आप कुछ करेंगे कि नहीं इसके बारे में? मैं आपको वही बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार है, म्युनिसिपालिटी के ऊपर सरकार होता है जी। हमको महाराष्ट्र में लोगों ने ज्यादा सीटें भी इस बार दी है, हमारी झोली में डाली है जी। तो हमारी जवाबदारी बढ़ गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी शिवसेना दोनों मिलकर महाराष्ट्र सरकार भी महानगर पालिका पर दबाव ला नगर पालिका से जितना होगा वो उतना करवाएंगे। और हम व्यक्तिगत तौर पर भी जितने भी हमारे प्रतिनिधि आमदार है, नगर सेवक है, खासदार है, ये सारे लोग मिलकर भी हम कॉर्पोरेशन को मदद करेंगे, हम भाषण नहीं करेंगे। राइट मिस्टर शेट्टी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमसे बात की। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ तो वादे निभाएंगे, मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ। 100% निभाऊंगा मैं। Right, thank you so much. Now at the moment with us we have our very old friend and former member of parliament and one of the most distinguished members of parliament, that's my opinion because he's also a friend of mine, Mr. Sanjay Nirupam with us. संजय जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं भाई राजीव भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए, अलबत्ता के आखिर के 5 के 6 मिनट के लिए ही आए, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं संजय जी, आप ये बताएं कि ये 7 महीने नरेंद्र मोदी की सरकार के आप किस प्रकार देखते हैं, जरा बताएं। देखिए, मेरे बयान को बहुत ज्यादा राजनीतिक चश्मे से न देखें। मैं सच बोलना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा चुनाव प्रचार के दरमियान किया था वो वादे या तो वो भूल गए या उन वादों से यू टर्न मार लिए। मैं मुख्य तौर पर 3-4 वादे याद दिलाऊंगा। उन्होंने कहा था
काला धन लेके आएंगे 100 दिन में जी। और इतना काला धन है विदेशों में कि सबके घर में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। दुरुस्त बात है, कहा था। वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पता ही नहीं कितना काला धन है, कब आएगा ये भी नहीं मालूम है, प्रयास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, काला धन पे फेल। महंगाई में जो सीपीआई दिखा रहे हैं ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें से सब्जियों का भाव निकाल दिया गया है और उस आधार पे बोले कि महंगाई कम हो जाके जरा मार्केट में सब्जी का भाव देखिए, आलू का, प्याज का, टमाटर का, वही है जो 6 महीने पहले था। मतलब महंगाई भी कम नहीं हुई है। बेरोजगारी जीरो, बेरोजगारी जितनी थी पहले वही आज है। रोजगार सृजन के नाम सुनने, एफडीआई के संदर्भ में जो इनके काम होते थे, जो उनके वादे थे, जो उनके वचन थे, उन सारे एफडीआई के वादों से पलट गए। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना यानी बॉर्डर के ऊपर जो लोगों को सुरक्षा देने का जो विषय है, जो देश में सुरक्षा प्रदान करने का जो इनका वचन था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगी पाकिस्तान घुटने टेक देगा, पाकिस्तान रोज सीज़फायर का वायलेशन कर रहा है। पिछले 100 दिनों में 100 से ज्यादा हमारे सेना के जवान मारे गए। अभी हाल में हमारे कर्नल स्तर के अधिकारी मारे गए, लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी मारे गए। जो घुसपैठ है बॉर्डर पे, उन घुसपैठियों को भी रोकने में नाकाम रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मेरा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन सारे वादे फर्जी निकले, झूठे निकले। हर मोर्चे पे नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 7 सालों में फेल रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। एक आखिरी सवाल आपसे संजय निरुपम जी, और वो ये है कि मिस्टर मोदी हैज बीन वेरी लकी, वी हैव आल्सो बीन वेरी लकी, बट आई विश दैट लक वुड percolate down to us also a little bit. Crude oil prices have fallen from $122 a barrel to just about $60 to $62 a barrel. Very unfortunately, that has not been passed down the line. Rightfully speaking, जो consumer price index की आप बात कर रहे हैं, rightfully speaking, it should have come down by at least 30 to 40%. Now that's not happened. बिल्कुल। देखिए, क्रूड ऑयल का जो भाव नीचे गया उसका बड़ा कारण था शेल ऑयल और शेल गैस। That's right, shale gas. शेल गैस का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन शेल गैस का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका बेंचमार्क एक फिक्स है। अगर क्रूड ऑयल का भाव उससे नीचे गया तो शेल गैस का प्रोडक्शन रुक जाएगा, और शेल गैस का प्रोडक्शन अगर रुकेगा तो ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, जिसका मतलब फिर से क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा। अच्छी बात है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन हमारी सरकार ने डीरेगुलेट किया था, डी कंट्रोल किया था पेट्रोल और डीजल के भाव। प्रारंभ में हमने पेट्रोल के भाव डीरेगुलेट कर दिए, बाद में कहा कि फेज मैनर में डीजल के भाव डीरेगुलेट हो। आज चूंकि क्रूड ऑयल का भाव कम है इसलिए दोनों चीजें सस्ती हो रही है। कल को अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो ये दोनों चीजें फिर से महंगी हो जाएंगी। लेकिन जितना क्रूड ऑयल का भाव नीचे गया उतना पर्कुलेट होकर के जो जनरल कंज्यूमर को लाभ मिलना चाहिए, उपभोक्ताओं को फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा that should have been at least 40%. It has not happened. That should have been a minimum 40%, considering the rest of the economy. That has not happened. Now one final question to you, Sanjay ji. एक आखिरी सवाल आपसे, संजय जी। ये बात मैं चुनाव के दौरान भी बोल रहा था, हर बार मैं ये बोल के थक गया। 10 सालों में, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 10 सालों में और पिछले स्पेशली 4 सालों में आर्थिक व्यवस्था पूरे जगत की, पूरे विश्व की डामाडोल थी, हालत खराब थी। ग्रीस में, इटली में, स्पेन में राइट्स हो गए, ग्रीस में फूड राइट्स हो गए। जब हर जगह पर आर्थिक व्यवस्था गिर रही थी, तितर बितर हो रही थी, इंडिया वाज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर, मिस्टर निरुपम, डोंट यू थिंक वी हैव बीन अनफेयर टू डॉक्टर साहब? Don't you think we have been unfair to Dr. Manmohan Singh? We should at least laud his achievements in steering the economic ship of the country in a stable manner and not allowing that instability to affect us. राजीव जी, मैं इस बारे में 2 बातें कहूंगा। You are 100% right that the whole country was very much unfair to Dr. Manmohan Singh, who was ably, successfully, who has saved our economy. Right. जब पूरी दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो रहा था या 1%, 0% पे था, चाहे यूरोप की कंट्री ले लीजिए या फिर आप अमेरिका, दुरुस्त बात है, बिल्कुल। चाइना का जीडीपी नेगेटिव जा रहा था, तब अपने देश की जीडीपी 5%, 4%, 5% के बीच में रही। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। उस समय जब पूरा इकोनॉमिक रिसेशन था पूरी दुनिया में, तब सीएडी एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
हमारा रुपीस का डिवैल्यूएशन बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। हम लोग उसको संभालने की कोशिश करते, तब ये बीजेपी वाले मजाक उड़ाते थे, दुरुस्त बात मोदी है। जी मजाक उड़ाते थे कि जैसे कांग्रेस का भाव गिर रहा है वैसे रुपये का भाव गिर रहा है। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रुपये का डिवैल्यूएशन बढ़ा है। बहुत जल्दी मोदी जी की उम्र का भाव हो जाएगा रुपये का भाव 64 के एकदम करीब आ गया है। दुरुस्त बात उसका है। सीएडी एक्सपैंड करता चला जा रहा है। उसके बाद आप जीडीपी नीचे चला जा रहा है। एफडीआई जो हमारे देश में आ रहा था वो 7 महीने में नीचे हुआ। जिस फ्रंट पे भी आप देखें, इकोनॉमिक फ्रंट पे, दिस सरकार इज नॉट एबल टू परफॉर्म anything, and on each and every economic front India is day by day going down. That means the leadership of this government is not able to handle this country's economy very well. Right. Mr. Nirupam, thank you very much. Always a pleasure talking to you so much. Thank you so much. That was Mr. Sanjay Nirupam with his considered view on what's wrong with the Indian economy. You heard him. You heard him. Now, you know what to do. You know the drill. Type out Lemon News. Type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. Of course, you can always email us on insidestory@lemonnews.com. That's it. That's all we've got for you on Inside Story. And remember, this is one channel which gives you every point of view. This is the inside story of the real story. See you tomorrow. Keep watching Lemon News. Bye-bye. रघुवर दास बनेंगे झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। 29 को लेंगे रघुवर दास मुख्यमंत्री पद की शपथ। घाटी में सरकार बनाने को लेकर कवायद हुई तेज। राम माधव ने कहा सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ पहले दौर की बातचीत पूरी। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी विधायक दूत कुमार मंडल का विवादित बयान। कहा टीएमसी कार्यकर्ताओं का काट लेंगे हाथ। असम में सेना चलाएगी ऑपरेशन ऑल आउट। नरसंहार में मरने वालों की संख्या 83 के पार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया असम का दौरा। और इंडियन मुजाहिदीन ने दी आतंकवादी हमले की धमकी। भारत में गणतंत्र दिवस पर धमाके करने की दी धमकी।